नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार स्पेशल के इस प्रोग्राम में हम लोग बीपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी कि मेंस में जो मुद्दे हो सकते हैं बिहार से संबंधित उन चीज़ों पर बात करते हैं। और हम बात करते करते अब कहाँ पहुँच चुके हैं, बिहार की मिट्टियों की चर्चा करने वाले हैं ना। देखिए, बिहार में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियाँ क्या हो सकती है, इन सब चीज़ों को विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले समझना ये तो ज़रूरी है ना कि मिट्टी होता क्या है, मिट्टी किसे कहेंगे, एक डेफिनेशन की बात करेंगे। आपको ध्यान है, आपने 3 इडियट फिल्म देखा है, उसमें प्रोफेसर क्लासरूम में पूछते हैं बच्चों से कि मशीन क्या होता है, मशीन का डेफिनेशन क्या होता है। तो आमिर खान जो बताते हैं, किस तरह से डेफिनेशन बताते हैं ना, कि सर हमें गर्मी लग रहा है, हमने स्विच ऑन कर दिया, फैन चलने लगा, मशीन है सर, है ना। हम लिखना चाह रहे हैं, पेन है, मशीन है। तो सारा कुछ वो बता रहे हैं। तो प्रोफेसर कहते हैं डेफिनेशन क्या है। तो ठीक देखिए, आप समझने के लिए ऐसे समझिए कि मिट्टी अगर क्या है तो समझेंगे कि हम लोग रूबरू होते हैं, नित्य प्रतिदिन मिट्टी के साथ हमारा जुड़ाव होता है। कहावत भी कहा जाता है ना कि अरे इस व्यक्ति का जो है मिट्टी के साथ जुड़ाव है। यानी कि जो ऊपरी परत आपको दिख रहा है पृथ्वी के ऊपर, है ना, वह मिट्टी जिस पे उपजाऊ क्षमता होता है, पोषक तत्व उसके अंतर्गत होते हैं, ये सारी मिट्टी है। अगर इसको परिभाषा में बांधने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है, देखिए किसी भी क्षेत्र में, है ना, तो वहां के मिट्टी के निर्धारण करने के कुछ कारक भी होंगे, लेकिन जो विशेष भूमिका वहां पर मिट्टी के को निर्धारित करने का होगा वह चट्टानों का होगा, उस क्षेत्र के चट्टानों का। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि आखिर भाई आप ये क्यों कह रहे हैं कि चट्टानों की विशेष भूमिका होगी। क्योंकि देखिए, मिट्टी का निर्माण जो होता है वह चट्टानों के टूटने फूटने से ही होता है, इसलिए चट्टानों की विशेष भूमिका इसमें बताई जाती है। और मिट्टी को अगर अब विस्तारित तौर पर परिभाषिक तरीके से सुंदर शब्द में मैं बताऊं तो यहां देखिए, भूपृष्ठ या फिर क्या, धरती की ऊपरी परत को मृदा कहा जाता है। आमिर खान वाले स्टाइल में समझ गया आपने, है ना, कि जो आप रोजमर्रा में देखते हैं, बारिश पड़ने पे एकदम तो खुशबू नजर आने लगती है मिट्टी से आपको, उसके बाद उपज की क्षमता जो होता है, ये सब हमने एक आमिर खान वाले स्टाइल में, 3 इडियट वाले स्टाइल में देखा। लेकिन अगर देखेंगे जो भूपृष्ठ होगा, है ना, भूमि का जो यह भूमि है, तो इसका जो ऊपरी परत होगा, ये ऊपरी परत जो होगा वही मृदा हो जाएगा। ठीक है, ऊपरी परत मृदा होगा। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, पृथ्वी पर बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, जिसमें बहुत सारे भौतिक क्रियाकलाप भी होंगे, रासायनिक क्रियाकलाप भी होगा, उसमें भी परिवर्तन होगा। इस सब के फलस्वरूप क्या होता है, चट्टान जो है वह टूटता फूटता है ना, और इसके वजह से मृदा का निर्माण होता है। अब देखिए, लेकिन एक बात और भी कि मृदा का जो ये निर्माण होगा उस पर विभिन्न चीज़ों का, विभिन्न कारकों का प्रभाव देखने को मिलेगा। और जो सबसे प्रमुख कारक होंगे उसकी कुछ चर्चा कर देते हैं। जैसे कि एक जलवायु आपको देखने को मिलेगा। अब जलवायु मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, वह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होगा। तो मिट्टी का निर्माण भी एक दिन में नहीं होता है, रातों रात नहीं होता है। यहाँ शब्द क्या है, मैंने क्या कहा, चट्टानों की विशेष भूमिका। और चट्टान कैसे, तो उसके टूटने फूटने से मृदा का निर्माण। तो चट्टान क्या एक दिन में टूटेगा फूटेगा, नहीं, एक दीर्घकालिक प्रक्रिया, 1 वर्ष से लेकर के कई दशक तक लग सकता है। तो जब यहाँ पर जलवायु एक कारक है मिट्टी के निर्माण का, तो उसमें जलवायु के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ सकता है, टेम्परेचर आएगा तो टेम्परेचर भी उसमें होगा, वायु दाब हो सकता है तो वायु दाब भी हो सकता है। ये सारी चीजें जो है वह कहीं न कहीं मिट्टी के निर्माण के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखेंगे जैसे आर्द्रता को लेकर के बातें किया गया, टेम्परेचर को लेकर के बातें किया गया, प्राकृतिक वनस्पति के वजह से भी हो सकता है, और स्थल पर जो कुछ काम होते हैं, मानवीय गतिविधि होता है, इसके वजह से भी मिट्टी का निर्माण होगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है, ये सारे कारक जो हैं मृदा की विशेषता को तय करता है। कहने का मतलब है कि मृदा की विशेषता क्या हो जाएगा, फिर यहाँ प्रश्न उठता है। और मृदा की विशेषता कहने का तात्पर्य हो गया कि कोई मृदा देखेंगे बहुत उपजाऊ है, कोई उपजाऊ नहीं है, कोई बलुई मिट्टी है, कोई काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है। ये अब इसकी अपनी अपनी विशेषताएं होगी, है ना। किसी में पोषक तत्व ज्यादा होंगे, कम होंगे, किसी में किसी खास पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा होगा। तो ये चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, तब चीजें आप समझ पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर बिहार की मृदा के विषय में ओवरऑल जरा समझ लेते हैं। बिहार की मृदा का क्रमिक वैज्ञानिक तथा नियोजित अध्ययन सबौर कृषि महाविद्यालय। अब सबौर कृषि महाविद्यालय कहां पर पड़ता है, देख रहे हैं, तो भागलपुर में। देखिए यहां पर भागलपुर लिखा हुआ भी है, तो भागलपुर के द्वारा यह अध्ययन किया गया है। उसके आधार पर जो बातें बताई गई है, उसने कहा है इस यूनिवर्सिटी ने कि बिहार की जो मृदा है, आप इसको 3 भागों में बांट दीजिए अध्ययन के लिए।
तीन भागों में क्यों? आप कहेंगे भाई पूरा बिहार है, क्यों बांट रहे हैं, मिट्टी है। तो देखिए अध्ययन के लिए बांटते हैं ना, जैसे पृथ्वी के विभिन्न परत जो है उसको आप क्या स्टडी के लिए वैज्ञानिक बांट देते हैं, ठीक ऐसा ही हमें मिट्टी के विषय में जानकारी चाहिए। आप कहेंगे क्यों जानकारी चाहिए? तो अरे भैया फसल लगाएंगे आप तो मिट्टी की जानकारी होनी चाहिए ना, उससे आप समझेंगे कि कहाँ पे कौन पोषक तत्व ज्यादा है। तो अगर किसी खास पोषक तत्व में किसी खास तरह के फसल की उपजा अधिक हो सकती है तो पहले से ये फाइंड आउट किया जाए। तो अध्ययन के लिए तीन प्रकार में हमने विभक्त कर दिया और हमने क्षेत्र के आधार पर किया। देखिए उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा, तो उत्तरी बिहार क्या हो जाएगा? तो गंगा नदी से हम जो है वह ऊपर चलना शुरू करेंगे और देखेंगे आप क्या कि हिमालय या नेपाल कह सकते हैं, नेपाल के बाद की जगह अगर बिहार के लोकेशन को लेते हैं, दक्षिणी बिहार के मैदान की मृदा और दक्षिण पठार की मृदा। मैं आपको इसको मैप से बता देता हूं तब आप चीजें आसानी से समझ पाएंगे। अभी इस मैप को रहने दीजिए, बाकी जो चीजें बताई गई उसको छोड़ दीजिए, जो फिलहाल मैंने आपको बताया है उसे देखिए। अब यहाँ दो भाग में गंगा रिवर के द्वारा हमने इसे विभक्त कर दिया। अगर आप देखेंगे तो यह वाला हिस्सा जो हो जाएगा वह उत्तरी वाला हिस्सा हो जाएगा। देखिए यहां पर जो स्टडी के लिए दिया गया था ये चीजें जो आपने देखा, उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा, तो उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा आपको ये सारे देखने को मिल जाएगा। फिर आपने देखा दक्षिणी मैदान की मृदा, आपको ये देखने को मिलेगा। फिर आपने एक पठार वाला हिस्सा भी देखा होगा ना, दक्षिण पठार की मृदा। तो ये जो दक्षिण पठार की मृदा है ये रोहतास वाला हिस्सा जो हो गया, औरंगाबाद गया वाला हिस्सा जो हो गया, यहां से मतलब झारखंड की शुरुआत होगी। छोटा नागपुर का जो पठार होगा ये वाला पूरा हिस्सा जो है इसको इसकी मृदा को लेकर के भी चर्चा करेंगे। तो तीन भागों में इसे हमने विभक्त कर दिया, ये मामला समझ में आ गया। अब इस पर मैं बाकी जो मृदा के और जो प्रकार होंगे उसका उपवर्गीकरण करेंगे, उस उपवर्गीकरण पर भी मैं आपको इसे विस्तार से समझाऊंगा। तब हमारे लिए ये मैप जो है वह ज्यादा जरूरी होगा, उसकी चर्चा हम तब कर लेंगे बिहार की मिट्टी को और समझने के लिए। चलिए उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा की अब चर्चा करते हैं। तीन तरह हमने देख लिया, उत्तरी बिहार की मृदा हमने देख लिया, दक्षिणी बिहार के मैदान की मृदा हमने बात किया, फिर दक्षिणी पठारी भाग जो है वहां की मृदा की बात किया। तो तीनों का बारी बारी से अध्ययन कर लेते हैं। अब तो हम पहले चले आते हैं, पहला नंबर हमारे लिए हो जाएगा जो उत्तरी बिहार है वहां की बात करते हैं। तो देखिए ये उत्तरी बिहार वाला जो हिस्सा पड़ जाएगा ये वाला बात इसकी हम करते हैं। उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा का निर्माण क्या होगा? अब देखिए नदियों की विशेष भूमिका इसमें रहेगा, इसलिए नदियों पर भी हम ध्यान देंगे। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, उसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर जो है हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियां हैं। तो यहाँ पर सहायक नदियां ये सब जो होगी इनके द्वारा जो होगा निक्षेपित जलोढ़ से हुआ होगा। इतना मामला क्लियर हो गया। यानी कि एक चीज तो हमने देख लिया कि नदियों की भूमिका होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए इस मैदान में नदियों की भूमिका जो होगा मिट्टी निर्माण में, तो नदी को समझ लीजिए। ये देखिए ये जो घाघरा हो गया, ये देखिए गंडक हो गया, इसके बाद आप गंगा यहाँ से जान ही रहे बह रही है, ये बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, ये सारा चीजें और बहुत सारी आपको यहाँ पर सहायक नदियां भी देखने को मिल जाएगा। जलोढ़ मृदा में क्या होता है कि अगर खनिज की बात करें तो पोटाश होगा, फास्फोरस होगा, चूना जैसे जो एलिमेंट होते हैं ये एलिमेंट इसमें प्रधानता से पाए जाते हैं, यानी कि इनकी जो मात्रा वह अधिक रहती है। देखिए अब इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की फिर कमी पाई जाती है। ठीक है, इस भाग की मृदा को चार उपवर्गों में अब हम विभाजित कर सकते हैं। मामला समझ में आ गया। पहले हम पूरे बिहार की मृदा को तीन भागों में विभाजित किए। अब जो है यहाँ पर पहला जो भाग है उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा, उसको हम चार उपवर्गों में विभाजित कर देंगे। इसमें पहला क्या हो जाएगा? पर्वत पदीय मृदा। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है? पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में यह मृदा पाई जाती है। अब आपको मैप पर चलना पड़ेगा, मैप को दिखाऊंगा पर आप चीजों को समझ पाएंगे कि कहां पर बातें की गई है। देखिए यहां पर चीजें, अब इस मैप को हमने बचा के रखा था, कहा गया पश्चिमी चंपारण, यह हिस्सा है ना पश्चिमी चंपारण का, पूरी तरह से यहां से नेपाल से आकर के ये हिस्सा जुड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं आपको चीजें बता ही देता हूं। उत्तर बिहार के मैदान की मृदा, मैंने कहा था पहला भाग स्टडी के लिए हमने ये निकाल लिया, दूसरा हमने निकाल लिया दक्षिण बिहार के मैदान की मृदा, और तीसरा हमने निकाल लिया दक्षिणी सीमांत पठार की मृदा, ये वाला हिस्सा।
मामला समझ में आ गया। तो चलिए इसी मैप से पहले मैं समझा देता हूं, फिर उन चीजों पर चलते हैं। उत्तर बिहार के मैदान की मृदा की बात करेंगे तो जैसे यहां पर था पर्वत पदीय या अपशिष्ट मिट्टी की बात की गई। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला कलर जो मैं कर रहा हूं, ये चंपारण, खास करके पश्चिमी चंपारण का हिस्सा आपको यहां से इस तरह की मृदा यहां पर नजर आएगी। उसके बाद आप कहेंगे कि यहां सर जो तराई भाग है, तो क्या तराई भाग के वजह से भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? तो जवाब है कि जी हाँ, तराई क्षेत्र में तराई मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। और ये जो छोटा सा पट्टी चल रहा है, यहां पर ये छोटा पट्टी देख रहे हैं, इस कलर से मैं दिखाता हूं, ये वाला हिस्सा, ये जो तराई भाग चल रहा है, और देखिए कहां से कहां तक है, इसको सही से डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लीजिए। यहां से अगर आप देखेंगे, ये जो पश्चिमी चंपारण चंपावत वाला हिस्सा है, यहां से आपको चलना पड़ेगा पूरब दिशा के तरफ। पश्चिम है ये, तो पूरब दिशा में आप जैसे आगे बढ़ते चलेंगे, यहां पर सीतामढ़ी वगैरह होते हुए आगे बढ़ेंगे, मधुबनी वगैरह होते हुए, और आखिर में आपको किशनगंज तक पहुंच जाना है। तो इसके ऊपरी परत वाला जो ये हिस्सा पतला सा आपको दिख रहा है, ये तराई मिट्टी का हिस्सा होगा। इतना मामला समझ में आ गया। मैप पर देख लीजिए आगे मृदा की क्या विशेषता वगैरह होगा, कहां पर कौन सा खनिज होगा, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। अब आप कहेंगे जलोढ़ मिट्टी की आप कुछ बात कर रहे थे, बांगर मिट्टी की कुछ बात कर रहे थे, वही जलोढ़ या बांगर, तो चलिए उसको भी मैं दिखा देता हूं, ये कहां पर आपको होगा। तो देखिए यह हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, दूसरे कलर से मैं दिखाता हूं, ये वाला हिस्सा जो आप देख पाएंगे, ये वाला आपको हिस्सा जो कुछ मैं येलो जहां पर कर रहा हूं, ये वाला, ये यहाँ के पतला ये हो जाएगा पूरा। तो यहां पर जो ये आपको नजर आएगा, ये सारण सिवान डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहां पर पड़ेगा। तो ये गोपालगंज वगैरह यहां पर आकर के कुछ हिस्सा जो है यहां पर आपको ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट का भी मिल जाएगा, कुछ मुजफ्फरपुर का कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला पूरा हिस्सा जो होगा वह पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी यहां पर इस क्षेत्र में आपको विशेषता देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या खादर मिट्टी की बात करेंगे? हाँ, तो खादर मिट्टी की भी चर्चा कर लेते हैं। अब देख लेते हैं कि खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ये वाला जो पूरा हिस्सा, एक बड़ा सा मैदान आपको देखने को मिलेगा। ये जो पूरा उत्तर बिहार का बड़ा सा मैदान आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा हिस्सा देखेंगे आप, जिसमें से यहाँ से निकलना शुरू करेंगे तो पूर्वी चंपारण होते हुए जो पूरा सीतामढ़ी वाला हिस्सा आएगा, शिवहर वाला, मुजफ्फरपुर आएगा, इसी में दरभंगा का आएगा, फिर उसमें समस्तीपुर मधुबनी का बड़ा सा हिस्सा आएगा। फिर आगे बढ़ते हुए आप जो है जो सुपौल वगैरह, कटिहार, ये सब करते हुए किशनगंज इधर रह जाएगा। लेकिन पूर्णिया तक अगर आप देखेंगे तो ये पूरा कटिहार वाला ये पूरा हिस्सा जो है यह नवनिर्मित जलोढ़ या खादर मिट्टी का हिस्सा हो जाएगा। ये मामला समझ में आ गया। इस मैप को इतना समझ गए, ये कहां का होगा, ये सारा चीज विशेषता कहां पे, उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी के विषय में बता रहा हूं। और उत्तर बिहार के मैदान को भी हमने विभिन्न भागों में बांट दिया है, 4 भागों में, है ना। और उस चारों भागों को मैंने बता दिया है कि कहां पर कौन सी मिट्टी प्रमुखता से पाई जाएगी, इसके आधार पर ही फसल वगैरह होगा। तो आप बताइए, वैज्ञानिक पहले देख लेंगे ना यहाँ पर कि भैया ये तराई मिट्टी है तो यहाँ पर अमुक फसल की उपज करवाओ। समझ में आया मिट्टी क्यों जानना जरूरी है? यहाँ पर पहले ही देख लेंगे कि देखो ये वाला जो हिस्सा है वह बांगर मिट्टी वाला है, तो अमुक फसल यहाँ पर लगवाओ। समझ में आ रहा है? इसीलिए अध्ययन करना जरूरी होता है। तो पहला हमने देख लिया उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी के विषय में समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके कहां पहुंचेंगे हम लोग, तो दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी पे पहुंच जाएंगे। दक्षिण बिहार की मैदान की मिट्टी का कहने का तात्पर्य है इस वाले हिस्से पर आप टिके रहिएगा। गंगा कमारी मिट्टी को अगर लेकर के देखेंगे तो गंगा के एकदम, मैंने कहा ना, गंगा यहां से जो बहती है बक्सर से होते हुए निकल जाती है बिहार में, तो ये वाला हिस्सा जो आपको छोटा सा पट्टी आपको दिख रहा है, यह गंगा कमारी मिट्टी कही जाती है ना, ये वाला हिस्सा पे। उसके बाद टाल क्षेत्र की मिट्टी देखेंगे, टाल क्षेत्र का मिट्टी ये वाला हिस्सा, उसके नीचे का दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ठीक है, बहुत पतला क्षेत्र यहां पर पड़ेगा ये भी। उसके बाद अगर देखेंगे करेल केवाल या जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में भी पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो ये जो येलो वाला कलर है, चलिए इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये बड़ा सा पोर्शन पड़ेगा जो कि दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी की बड़ी सी विशेषता यहां पर, यानी कि पूछा जाए तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा यहां पर पाई जाएगी। यहां पर मामला समझ में आ गया, ठीक है। और यहां पर देखिए जलोढ़ या बांगर मिट्टी जो है यहां पर भी आपने देखा है ना, और नवनिर्मित जलोढ़ यहां पर भी आपको देखने को मिला, ठीक है। तो नदियां का प्रभाव आगे मैं बताऊंगा तो आप देखेंगे नदियों का प्रभाव यहां पर देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि बाढ़ वगैरह जब आता है तो नदियां अपने साथ बहुत सारा अवसाद
खाद वगैरह उठा उठा के लाती है मिट्टी वहाँ जहाँ तहाँ से, और इससे क्या होता है, उपजाऊ जमीन होता है। इसमें कुछ डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता दूंगा, तो आप ज्यादा उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब क्या है, बलधर मिट्टी के विषय में जरा समझ लेते हैं। यह मिट्टी जो है आपको ये वाला जो छोटा हिस्सा देखने को मिल रहा है, एक परत सा आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा देखिए यहां तक निकलेगा एकदम, है ना। तो यहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ के दो चीजें हमने देख लिया। अब हम तीसरे नंबर पर चलेंगे, दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी। अब दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये हिस्सा जो है, यह हम छोटा नागपुर का जो पठारी वाला हिस्सा है, झारखंड से लगता हुआ टच करता हुआ सीमा जो होगा, वहां पर आपको विशेषता देखने को मिलेगा। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो लाल बलुई मिट्टी जो देखने को मिलेगा। अब बताइए लाल बलुई मिट्टी किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा? आप जहां जहां की जो मिट्टी है, भाई देखिए मिट्टी का सवाल है, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में इस मिट्टी का क्या प्रकार पाया जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा, देखिए कैमूर इधर ही पड़ता है ना, कैमूर के लोग हैं तो देख रहे हैं तो बताइए कमेंट करके। रोहतास यहीं देखने को मिलेगा ना, औरंगाबाद भी यहीं देखने को मिलेगा, आगे बढ़ेंगे तो गया देखने को मिलेगा। तो ये चीजें जो है यहां पर क्या करना पड़ेगा, पश्चिम से पूरब के तरफ आपको चलना पड़ेगा। तो पश्चिम से पूरब जब आप चलेंगे तो आप देखेंगे यहां पर ये जो पूरा हिस्सा है, ये लाल बलुई मिट्टी, ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट तक आकर के रुकेगा। और यहां सब देखिए पठारी है पूरा, ठीक है। तो यहां पर ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट, कैमूर रोहतास ले लीजिए, थोड़ा सा हिस्सा औरंगाबाद का लीजिए, यहां पर आपको लाल बलुई मिट्टी देखने को मिलेगा। देखिए होता क्या है कि मिट्टी का बंटवारा है, कहने का मतलब एकदम स्केल लेके नहीं कर दिया कि इससे यहां बलुई मिट्टी और इधर जो है दूसरा मिट्टी, नहीं, थोड़ा सा उसका ट्रांजैक्शन फेज आपको देखने को मिलेगा, संक्रमणकालीन क्षेत्र देखने को मिलेगा। संक्रमणकालीन क्षेत्र कहने का मतलब क्या है कि ये हिस्सा मान लीजिए है, अब इस हिस्सा में आपको लाल बलुई मिट्टी भी देखने को मिल रहा है और इसी हिस्सा में जो है आपको लाल पीली मिट्टी भी देखने को मिल रहा है। तो उस हिस्से को संक्रमणकालीन क्षेत्र हम कहते हैं। लाल और पीली मिट्टी अगर देखने को बात करें तो चलिए यहां पर आपको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, गया वाला जो नवादा वाला हिस्सा हम पहुंच गए, और उसके बाद ये वाला पूरा जिसमें आप देखेंगे बेगूसराय वाला भी हिस्सा है आ जाएगा, शेखपुरा आ जाएगा, लखीसराय यहीं पड़ेगा, आपको मुंगेर वाला हिस्सा आएगा, आपको बांका आ जाएगा, भागलपुर का एक बड़ा हिस्सा आ जाएगा। तो ये सारा हिस्सा जो यहाँ पर पड़ जाएगा, ये दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी के तहत लाल व पीली मिट्टी वाले हिस्से में आएगा। अब मामला समझ में आ गया, इस मैप को पूरी तरह से समझ गए। अगर इस मैप को पूरी तरह से समझ गए, मैं बार बार कहता हूं किसी भी चीज को याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप इन चीजों को सही से समझ गए हैं, आगे आप देखेंगे कि यही चीजें मैं आपको बता रहा हूँगा और इसमें कुछ कुछ पॉइंट जोड़ते चलेंगे कि कहां पर कौन सी फसल होगी, किस तरह के मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, और फिर यह हम बात करेंगे कि वहां पर कोई अगर पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं या कम पाए जाते हैं तो वह भी हम बस देख लेंगे। तो ये जो 3 तरह से ये बंटवारा हुआ है, 1 2 3, ये ध्यान में रखना है। और ये एक का ये 4 बंटवारा, फिर दूसरे का भी ये 4 बंटवारा और तीसरे का ये 2 बंटवारा, है ना। तो ये हो गए पिताजी, ये 3 भाई हो गए और इनके सब ये बच्चे हो गए 4-4। मामला समझ में आ गया। इतने वर्गों में ये विभाजित किया जाएगा, 4 4 8 12, सॉरी 4 और 4 8 और 2 10, तो ये 10 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीजें मैंने बता दिया था। अब आपको यहां पर मैं लेकर आया था कि पर्वतपदीय मृदा को लेकर के, अभी कहा था ऊपर में ध्यान रखना है, वेस्ट चंपारण मैप को याद रखना है। तो पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में यह मृदा पाई जाती है। इस तरह की मृदा होगी, एकदम ऊपर में बिहार के मैप के ऊपर नेपाल का बॉर्डर टच करता है। यहाँ की मृदा में कंकर पत्थर की अधिकता के साथ, कंकर पत्थर होगा ही ना, क्योंकि देखिए उस हिस्से में देखिए किस तरह की मिट्टी यहाँ है। तो कंकर पत्थर की अधिकता के साथ क्या होगा, उच्च वर्षा क्षेत्र तथा नमी की अधिकता के कारण क्या हो जाएगा बताइए, कंकर पत्थर भी है और वर्षा जो बात किया गया है तो उस वर्षा में क्या कहा गया है, उच्च वर्षा क्षेत्र की बात की गई है। इसके अलावा क्या कहा गया है, नमी की अधिकता होगी। तो बताइए इस तरह की मृदा की क्या स्थिति होगी, व्यवहारिक तौर पर सोच के बताइए। नहीं देखना है, मतलब चीजें क्यों ही याद करनी किताब से, ये चीजें तो व्यवहारिक तौर पे पता होना चाहिए। तो ऐसी मृदा जो हो जाएगी वह दलदली मृदा हो जाएगी, है ना, दलदल जैसा माहौल बनता नजर आएगा। तो यहाँ पर जो है फिर ध्यान रखना है, ये जो एरिया हो जाएगा, ये वाला जो बता रहा था, यहाँ पर ये जो पर्वत पदीय होगा या फिर इसको अपशिष्ट मृदा भी इसीलिए कहते हैं, यह जो है दलदलीय व्यवहार का हो जाएगा। मामला समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है
देखिए अम्लीय मृदा भी होगा, अम्ल की मात्रा यहाँ में इस मृदा में ज्यादा होगा, तो यहाँ जो होगा जैविक पदार्थ भी इसमें अधिक मात्रा में फिर पाया जाएगा, और इसे भाभर का मैदानी क्षेत्र भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, यहां से प्रश्न बनेगा। ठीक है, भाभर का मैदानी क्षेत्र पूछा जाता रहा है PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा, बीपीएससी धूमधाम से पूछते रही है, तो इसीलिए इसको ध्यान में रख लीजिए, यही एरिया पर्वत प्रदेय मृदा को ही कहा जाता है। अब चलिए दूसरे पे आ जाए, तराई वाले मामले में आ जाए। देखिए पश्चिम में, पश्चिमी चंपारण से लेकर पूरब में किशनगंज तक 5-7 किलोमीटर की पतली पेटी में इसका विस्तार पाया जाता है। तो बताया था ना पतली पेटी के विषय में, आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए कहां पर था, तो ये देखिएगा, ये जो पतली पेटी है ये यहाँ पश्चिमी चंपारण से लेकर के और किशनगंज तक पूरब में, इसी को तो मैंने कहा था कि ये तराई वाला हिस्सा हो जाएगा। तो चलिए इसकी विशेषता थोड़ा सा देख लेते हैं। कितना, 5-7 किलोमीटर बिहार का ऊपरी हिस्सा का देखेंगे तो इसका विस्तार पाया गया है, पतली पेटी है। अम्लीय मृदा का रंग हल्का भूरा या पीला होता है, और यह भी क्या होगी, दलदली मृदा के गुण इसमें भी पाए जाएंगे। अब यहाँ पर किस किस तरह के फसल होंगे, धान के, गन्ना के, पटसन जैसी फसलों के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाएगी। मैंने बताया था ना कि मृदा के आधार पर ही यह तय किया जाता है। वैज्ञानिक जो है, कृषि वैज्ञानिक, वो बताते हैं किसानों को कि आपके मृदा की जो चीजें हैं वह ये विशेषताएं हैं, और इसमें इस तरह की फसल लगाइए तो पैदावार अधिक होगा। ये मामला समझ में आ गया। अब तीसरे पे आ जाए, बांगर पे आ जाए। देखिए बांगर सॉइल के बारे में समझ लीजिए कि तराई मृदा देख रहे हैं यहां पर, ये चीजें यहां पर ये दिख रहा है, या जूम कर दूं थोड़ा, ये देखिए। तो अब बांगर वाले फिर से आ जाते हैं। ये देख लिया पर्वत प्रदेय अवशिष्ट, ये तराई देख लिया, इसके बाद की स्थिति देख लीजिए। यहां से जो ये चलना शुरू हुआ है इसी को हमने कहा क्या, बांगर मिट्टी। तो ये पूरा एरिया यहां से देखते हुए ये फैलाव इसका देखिए किस तरह से एकदम ऐसे फैल रहा है ना, ये वाला हिस्सा पूरा, तो इसी को कहा हमने, क्या कहा, बांगर मृदा। अब देखिए यहां पर तराई मृदा के दक्षिण, तो तराई मृदा के दक्षिण, इसको निकाल देता हूं, यहां थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, मैप पर नजर रहेगा तो चीजें समझ में आएगी। तराई मृदा के दक्षिण में, तो तराई मृदा ऊपर वाला, इसका ये जो दक्षिण नीचे वाला पोर्शन है, यह मृदा पाई जाती है, इसका रंग क्या होगा, हल्का भूरा हो जाएगा, भूरे कलर का हल्का होगा। इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहां होगा, पूर्णिया और सहरसा जिले के कोशी क्षेत्र में। मैंने पहले भी कहा था कि देखिए विस्तार कहां पर हुआ, जैसे जैसे ये इधर आ रही है फैलता जा रहा है ना, तो पूर्णिया और जो यहां पर ये कोसी वाला पूरा बेल्ट हो जाता है, कोसी नदी जो बिहार का शोक है, तो कोसी वाले पूरे एरिया में इसका विस्तार सबसे अधिक देखने को मिलेगा। सहरसा डिस्ट्रिक्ट भी वहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यह जो होगा यह निम्न उर्वरता श्रेणी की मृदा होती है। बांगर मृदा की बात कर रहा हूं, तो बांगर वाला जो होगा यह निम्न उर्वरता श्रेणी की मृदा होगी। इसमें फिर क्या क्या होगा, गन्ना, गेहूं, धान, मक्का, जूट जैसी फसलें इसमें की जाती है, और इसमें चूना तथा क्षारीय तत्व की क्या होगी, कमी होगी या अधिकता होगी, कमी हो जाएगी इस तरह की मृदा में, बांगर में। ठीक है, अब क्या बांगर के बाद कहां पर चलेंगे हम, खादर मृदा को लेकर के चर्चा करेंगे। अब खादर मृदा को चर्चा करेंगे तो फिर यहां पर ये देख लीजिए, खादर की जैसे ही बात करेंगे तो इसके बाद का हिस्सा है ना, बांगर के बाद का हिस्सा, ये हिस्सा हो गया खादर वाला, ये दिख रहा है ये वाला है ना, ये वाला हिस्सा देखिएगा। चलिए अब ये मैप पे नजर रखिए और यहां पर आ जाते हैं खादर को। यह नवीन जलोढ़ से निर्मित मृदा है। इसका निर्माण नदी द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण जो लाई गई मिट्टियां होगी इसके कारण होगा। तो बताइए नदी के द्वारा जो मिट्टी लाई जाएगी वह मिट्टी निम्न उपजाऊ मिट्टी होगी या अधिक उपजाऊ मिट्टी होगी? जवाब क्या होगा, अधिक उपजाऊ मिट्टी होगी। नदियां जब भी मिट्टी लाएंगी बाढ़ के वजह से, चूंकि उस क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में क्या है कि यहां पर मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारी नदियां हैं, तो नदियां यहां से जब लाएगी बाढ़ की समस्या इस क्षेत्र में हमेशा बना रहेगा। तो इस वजह से क्या होगा, नई नई मिट्टियों का परत आता जाएगा और उस वजह से वह मिट्टी क्या होगी, हमेशा ही उपजाऊ मिट्टी रहेगी। इस बात का ध्यान रखना है। और प्रति वर्ष बाढ़, यानी कि एक चीज तो समझ गए कि यहाँ की जो स्थिति है भौतिक अवस्थिति, उसमें बाढ़ जो है हमेशा आती रहती है। इतना मामला समझ में आ गया। और इसके वजह से उर्वरता भी अधिक होगा। गंगा की घाटी, गंडक, बूढ़ी गंडक की निष्ठी घाटी, महानंदा, कोसी घाटी में इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। देखिए नदियों का नाम बौछार में है। यह मृदा सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा आदि क्षेत्र में पाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं पहले भी बता दिया हूं, तो इसको ध्यान में रखना है। खादर हो गया। अब आगे चले तो हमने चार्ट देख लिया,
उत्तरी मैदान का जो मृदा था उसके जो 4 प्रकार थे हम समझ गए। अब हम दक्षिण पे आ जाए, चलिए तो दक्षिण पर बात करते हैं, यानी कि इस हिस्से के बाद, है ना, इस हिस्से के बाद हम बात करेंगे। तो यहां पर हम ये देखिए नदियां हैं, तो जहां ना समझ में आए इस मैप का भी हम यूज करते रहेंगे, इसीलिए मैप मैंने इसमें डाला है कि मैं आपको बताता चलूं कि देखिए गंडक यहां पर है, बूढ़ी गंडक यहां पर है, उसके बाद बागमती ये हो गया, कमला ये हो गया, उसके बाद भूतही बलान एक नदी है उधर, जो कि देखेंगे सहरसा सुपौल वगैरह की तरफ आता है, नेपाल से वो भी निकलता है भूतही बलान। उसके बाद कोसी जो है, जो आपका कोसी पूरा बेल्ट जो होता है सहरसा वगैरह वहाँ का पूरा, तो ये सब पूरा, और बीच से ये जो है गंगा नदी तो जा ही रही है, ठीक है। और दक्षिण का हम जो कह रहे हैं दक्षिण बिहार के मैदान की मृदा, तो दक्षिण बिहार की नदियों के विषय में भी एक बार समझ लेते हैं। अब यहाँ पर 2-3 नदी जो इंपॉर्टेंट है, एक क्या हो जाएगा, देखिए सोन यहाँ पर जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, ये सारी नदियां जो है, ये इसका फ्लो देखिए, ये सारी नदियां जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही है, ये देखिएगा इधर से इधर बहती हुई नजर आएगी। तो ये जो हिस्सा पड़ जाता है उत्तर और पश्चिम से बहते हुए, ये भागेगी कहां पर, तो पूरब और दक्षिण के हिस्से में जा रही है ना, गंगा में मिलेगी और बंगाल की खाड़ी तरफ पहुंचेगी। मामला समझ में आ रहा है? चलिए, लेकिन यहां पर उल्टा देखने को मिलेगा दक्षिण वाले हिस्से में। दक्षिण वाले हिस्से में कैसा मिलेगा, तो यहां पर जो फ्लो इस तरफ था, डायरेक्शन इधर था, यहां पर उल्टा देखने को मिलेगा। सोन का ही देख लीजिए, तो ये इधर से बहते हुए नजर आएगी। मामला समझ में आ गया? तो ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, सोन हिमालय से निकलने वाली नदियां नहीं है। क्वेश्चन भर भर के आता है, ध्यान रखना है। चलिए, अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं। ये देखिए सोन का यहां से, इसके बाद अगर आप देखेंगे पुनपुन, बहुत छोटी सी नदी है पुनपुन, सहायक नदी है, ध्यान रखना है, चूंकि प्रश्न आता है अलग से बता देता हूं। फल्गु नदी को देख रहे हैं, फल्गु नदी के विषय में समझ लीजिए, ये भी यहीं पर आपको मिलेगा। फल्गु नदी जो है गया वाले हिस्से में, जहां पर पिंडदान वगैरह होता है, एक नदी है जिस नदी की विशेषता है कि वो सूखी रहती है, यानी कि ये पूरी नदी है और बड़ा लंबा चौड़ा इसका रहता है विस्तार, लेकिन अब पूरी नदी जो है पांव पैदल चल के इस पार से इस पार आ सकते हैं, ठीक है। मैं खुद भी इस नदी को पूरी तरह से इस बात को समझने के लिए, फील करने के लिए मैं यहाँ गया था, और इस पूरे नदी में मैं देखा कि वाकई पानी तो है नहीं, तो इस पार से उस पार तक मैं आराम से पैदल चला गया, जबकि काफी विस्तार है, चौड़ाई अधिक है, लेकिन अब पूरी तरह से सूखी है, ठीक है। हाँ, लेकिन मानसून के समय इसमें पानी आ जाएगा, तो मानसून के समय में जाकर के ट्राई नहीं करना है कि सर बोले थे, ठीक है। तो इस बात का बस आपको ध्यान रखना है। तो दक्षिण बिहार के मैदान की मृदा, ये मामला समझ में आ गया। नदियों को समझ गए, नदियों को समझ गए तो फिर आपको मिट्टी की समझ आ जाएगी। ये यहाँ पर मैप है ही आपको समझाने के लिए। फिर से देखिए, गंगा के दक्षिणी मैदान, गंगा के कहां पर, दक्षिणी मैदान, और छोटा नागपुर पठार के मध्य प्रवाहित होने वाली कौन कौन सी नदियां, देखिए सोन, कर्मनाशा, फल्गु, पुनपुन तथा क्यूल आदि नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ द्वारा इस मृदा का निर्माण हुआ। अब समझ में आया मैं नदियां क्यों पढ़ा रहा था, क्योंकि नदी है तो फिर मिट्टी का निर्माण होगा। इसे संरचना तथा उर्वरकता के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर, संरचना, स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या है यहाँ पर, उर्वरता, जो इसकी क्षमता है, प्रोडक्टिविटी है, उसको लेकर के। तो देखिए इसके आधार पर कितने भागों में बांट दिया गया, तो 4 भागों में, करेल, कवाल या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ताल मृदा, बालथल मृदा या फिर कगारी मृदा। तो 4 भाग यहां पर हैं, ये चीजें यहां पर देख रहे हैं, ये वाला कगारी मिट्टी, टाल, करेल, कबाल और बलधर मृदा, ये 4 मृदा यहां पर इस वाले एरिया को, जो मैंने बताया भी था पहले वाले मैप में, ये वाला पूरी तरह से ये हिस्सा जो है आपको यहां पर ये वाला हिस्सा देखने को मिलेगा। ये पूरी तरह से जो है पूरा, ये पूरा जो है 3-4 कलर जो दिख रहा है, ये सब क्या है, दक्षिण वाला मैदान है। और इसके अलग अलग मृदा के टाइप, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, और ये कलर चौथा हो गया, 4 इसमें भी है। तो ये मामला समझ में आ गया। चलिए इस चारों के विषय में थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। करेल, कबाल या पुरानी जलोढ़ मृदा इसे कहते हैं। ध्यान रखना है, प्रश्न में पुरानी जलोढ़ मृदा पूछा जा सकता है, लेकिन राज्य स्तरीय आयोग है, बिहार है, तो आपको ये ना पूछ करके करेल कबाल पूछते, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है कि भैया हम तुमको पहचान गए, तुम भेष बदल के आए हो, तुम पुरानी जलोढ़ मृदा हो, और हम तुमको पढ़े हैं, हमने सर से पढ़ा है कि ये जो है बिहार के दक्षिणी मैदान वाली मृदा हो तुम। मामला समझ में आ रहा है, तो इसके विषय में थोड़ा सा समझ लेंगे। गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में रोहतास से लेकर के, कहां से, रोहतास से गया, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर तथा भागलपुर तक इस मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। अभी अभी तो हमने देखा है, देखिए
ये सारे डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आ गए। तो यहाँ पर ये देखेगा इस मृदा का रंग क्या होगा, भूरा पीला और हल्का पीला होता है। इसमें जल ग्रहण करने की उच्च क्षमता पाई जाती है। देखिए यहाँ क्योंकि नदी देखिए गंगा उस एरिया से जा रही क्रॉस करते हुए, तो उधर उसकी सहायक नदियां ढेर सारी होगी। इसमें अत्यधिक उर्वरता होती है जिसे बांगर मृदा भी कहा जाता है। समझ में आ गया। आगे बढ़े, ताल मृदा को लेकर के चर्चा करें। गंगा के दक्षिणी तट के सहारे पटना से लेकर भागलपुर तक 8-10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। फिर से मैप दिखा देता हूं, मेरा मन नहीं मानता है इसलिए मैं बार बार आप लोगों को मैप दिखा देता हूं। ये वाला जो पट्टी है ना, ये वाला एकदम हल्का सा पट्टी है, तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है ना, एकदम कम है। तो इस मिट्टी का एकदम गंगा के साइड से बहता हुआ, इसी को ताल क्षेत्र की मृदा कहा जाता है ना। मामला समझ में आ गया। यह मृदा क्या होगा, अत्यधिक उर्वरक होगा या कम उर्वरक होगा। भैया नदी के किनारे है, नदी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। कभी किसी मनुष्य ने खाकर के कुछ बीज फेंक दिया होगा, पानी था, सिंचाई हो गया और पौधा उत्पन्न हो गया। तो लॉजिक लगाना है, इन सब चीजों के लिए पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं आप सिर्फ लॉजिक लगाइए, आप समझ जाएंगे। तो यहां पर क्या हो गया, अत्यधिक उर्वरता देखने को मिलेगा। दूसरी बात बताइए, यहां पर मोटे कण वाली मृदा जो होगी ना, तो क्या होगा इसके लिए, फिर रबी की फसल उपयुक्त होगी। रबी की फसल कहने का मतलब क्या हो गया, मोटे कण यानी कि गेहूं, यानी कि मक्का, और भी कुछ फसल का नाम है, बताइए मुझे कमेंट करके। इस मृदा का रंग क्या हो जाएगा, धूसर होगा, नदी के किनारे है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद क्या है, बालथर मृदा। बालथर मृदा क्या है, गंगा के दक्षिणी मैदान के सीमांत। चलिए आपको फिर से एक बार मैप ही दिखा देता हूं। बालथर मृदा जो है, ये मृदा, ये वाला जो छोटा सा हिस्सा यहां पर है, कहीं कहीं बलधर लिखा होगा, कहीं कहीं बालथर लिखा होगा, तो उस चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन वही चीजें हैं। तो चलिए ये देखिए, गंगा के दक्षिणी मैदान के सीमांत तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य एक संकीर्ण पट्टी इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। ये दिखा दिया मैंने मैप पर। इस मृदा का रंग क्या होगा, पीलापन लिए हुए लाल, तथा इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय होगी। ये प्रश्न में आता है, अम्लीय या क्षारीय, क्या हो जाएगा, अम्लीय, ध्यान रखना है। रेत और कंकर की अधिकता के कारण इसमें जल ग्रहण की क्षमता कम पाई जाती है। जाहिर सी बात है, रेत है, कंकर है, तो वो वाटर को वो रोक करके नहीं रखेगा ना, पानी तुरंत उसमें नीचे, तो वो जल ग्रहण की क्षमता इसमें नहीं होगा। तो क्या होगा, फिर यह निम्न उर्वरक हो जाएगा ना, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें कैसे फसल होंगे, ज्वार होगा, बाजरा होगा, अरहर होगा, यानी कि मोटे अनाज वाले जो फसल हैं जो कृषि के लिए, वह ज्यादा उपयुक्त इस तरह के मृदा में हुआ करेगा। और फिर कगारी मृदा को लेकर के बात करते हैं। मैप दिखा दूं कगारी मृदा। चलिए कगारी मृदा को लेकर के बात करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, एकदम छोटा सा पोर्शन है, ये वाला दिख रहा है, एकदम छोटा सा पतला सा। तो ये वाला जो है, जिसको टाल क्षेत्र की मृदा कहते हैं, तो टाल से जस्ट ऊपर वाला जो होता है वह कगारी वाला हिस्सा पड़ जाता है। तो अब देखिए इसके विषय में कुछ समझ लेते हैं। देखिए यह जो है, इस मृदा का विकास गंगा के दक्षिणी तट तथा सोन, फल्गु, क्यूल नदी के प्राकृतिक तटबंध के संकीर्ण पेटी में हुआ। बताएं बहुत छोटा है। यह हल्की तथा भूरे रंग वाली मृदा है। इसमें चूना की प्रधानता अधिक पाई जाएगी। यह निम्न उर्वरा शक्ति वाली मृदा होगी। मृदा में अरहर, मक्का, जौ, सरसों, मिर्च, साग सब्जी जैसे फसलें उगाई जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब दो चीजें हमने देख लिया, उत्तर मैदान की मृदा की प्रवृत्ति हमने देख लिया, बिहार के दक्षिण मैदान की मृदा की प्रवृत्ति हमने देख लिया, दोनों का 4-4 वर्गीकरण देख लिया। अब हम दक्षिण पठार की मृदा को देखते हैं। तीसरा मैंने कहा था ना बचा हुआ है, तो दक्षिण पठार वाला यानी कि ये वाला हिस्सा है ना, नीचे वाला एकदम पठारी वाला जो हिस्सा आ गया, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। ये वाला जो हिस्सा पूरा पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है दक्षिणी सीमांत पठार, मैंने कहा था एक हो जाएगा लाल बलुई मिट्टी वाला और दूसरा होगा लाल और पीली मिट्टी वाला हिस्सा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। इस मृदा का विकास बिहार के दक्षिण में स्थित पठारी भाग के संकीर्ण पेटी में हुआ है। इस क्षेत्र में लाल तथा पीले रंग की मृदा देखने को मिलती है, हमने अभी देख लिया है। यहाँ पर यहाँ की भौतिक संरचना और रासायनिक परिवर्तन के आधार पर मृदा को 2 उप विभागों में भी बांट दिया है, लाल एवं पीली मृदा और लाल बलुई मृदा, जो कि हमने मैप पर आपको बता भी दिया, इसलिए मैं आगे लेके चलता हूँ। पहला क्या है, लाल एवं पीली मृदा। अब इसकी क्या विशेषता होगी, देखिए इस मृदा का निर्माण जो है आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के विघटन एवं वियोजन से होता है। रुकना है, मैंने शुरू में क्या बताया था कि मृदा के निर्माण में चट्टान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप लोगों को लगा होगा पता नहीं
क्या बोल रहा है आदमी। अब देखिए यहाँ पर फिर से समझ में आ गया। मैंने कहा था कि नदियाँ बहती है तो चट्टानों को धीरे धीरे घिसते रहेगी, लंबे समय तक जो है, लंबे समय तक कटाव होगा, इन सब चीज़ों से चट्टान जो टूटते फूटने से मृदा का निर्माण होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है मृदा का निर्माण वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के विघटन और वियोजन के कारण हो रहा है। यह पठारी वाला हिस्सा है, दक्षिण का पठार, ध्यान रखिएगा, मतलब बिहार के दक्षिण का पठार, जो छोटा नागपुर वाला पठार हिस्सा है वो, इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट होगा, निष्ठ होगा, शिष्ट पट्टानों की जो है प्रधानता पाई जाएगी। तो इस तरह की चीजें यहाँ खनिज पाया जा सकता है। ये कहाँ होगा, तो बिहार के किस हिस्से में, तो जो जमुई वाला हिस्सा है, मैप पर देखिए, मैप पर देखेंगे तो समझ जाएंगे आप। ये मैप पर ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, देखिए ये वाला जो पूरा हिस्सा पड़ जाएगा, जमुई वाला हिस्सा हो जाए, ये वाला पूरा हिस्सा जो है, जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ नजर आएगा नीचे से एकदम गया वगैरह में, वहां भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये होगा। तो देखिए कहाँ, तो जमुई, बांका, मुंगेर, गया, औरंगाबाद, नवादा, इसके अलावा इसमें थोड़ा बहुत आप रोहतास वाला हिस्सा भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं। लौह की प्रधानता के कारण इसका रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। जहाँ भी आयरन होगा तो लाल होगा ही ना, तो ये चीजें होगा। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जीवाश्म की क्या पाई जाएगी, कमी पाई जाएगी। यहाँ पर देखिए आयरन है तो ये चीजें कमी होगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, अधिक उपजाऊ होगा, नहीं, निम्न उपजाऊ होगा। पठारी भाग है, यहाँ थोड़ी फसल लहराते हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर मोटे अनाज वाली चीजें होंगे, तो क्या होगा, मक्का होगा, जौ होगा। ये जो मोटे अनाज है ना, इसकी फिर कृषि की जा सकती है। तो बताइए ये हिस्सा जो है बिहार का, ये हिस्सा, वैसे बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन बिहार का ये हिस्सा जो दक्षिण वाला हिस्सा, पठारी हिस्सा है, इसे आप कृषि प्रधान कहेंगे, नहीं कहेंगे। तुलनात्मक रूप से जो दक्षिणी मैदान है, जो बिहार का उत्तरी मैदान है, उसकी अपेक्षाकृत मैं बता रहा हूं। लाल बलुई मृदा के विषय में जानते हैं, यही की मृदा है, उपवर्गीकरण है। इस मृदा का विस्तार कहां होगा, रोहतास और कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है। कई बार बता चुका हूं, फिर से एक बार बता देता हूं, ये जो मृदा है इसको लेकर के कहा गया है। यहाँ पर कैमूर, कैमूर कहां पड़ेगा, ये कैमूर जो है बिहार का सबसे, अगर देखेंगे पश्चिमी वाला हिस्सा पड़ जाता है ना, तो कैमूर ये डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर रोहतास, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में ये मृदा होगा। तो मामला समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तो ये हो गया, रोहतास और कैमूर के पठारी भाग में पाया जाएगा। एक चीज है, बालू की अधिकता के कारण निम्न उपजाऊ मृदा है, वही हालत है। इससे ऊपर भी देखेंगे तो वही निम्न था, यहाँ भी ये होगा। तो फिर यहाँ पर क्या, मोटे अनाज की खेती होगी। मोटे अनाज की खेती होगी तो क्या होगा, मोटे अनाज की खेती होगी तो मक्का होगा और जौ और इस तरह की जो मोटे अनाज की फसल है वो ज्यादा यहाँ पर होगा। कुल मिलाकर के मामला समझ में आ गया। बिहार के मिट्टी को आपने समझ लिया। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैप के जरिए चीजों को आपको समझाया जाए, ताकि चीजों को बेहतर तरीके से आप समझ सकें। इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये पूरा जो पीडीएफ है वो संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगा। कैसे जाएं टेलीग्राम ग्रुप तक, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले जाना होगा, वहां टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, लिंक को चटकाना होगा, पहुंच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन करेंगे, ये सारे पीडीएफ निःशुल्क मिल जाएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को और धारदार बनाए रखिए और हमसे जुड़े रहिए। इस लेक्चर में इतना ही, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।